हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी रिवीजन क्लास जो है सार संग्रह से जो हम पॉलिटी का स्टार्ट किए हैं। आइए, आज का टॉपिक है महान्यवादी तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, भारत के 3 विधि अधिकारी कौन कौन होता है? तो भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है भारत का महान्यवादी। भारत का दूसरा है भारत का महाधिवक्ता, और तीसरा है भारत के अपर महाधिवक्ता। पहला है महान्यवादी, दूसरा महाधिवक्ता, तीसरा है भारत का अपर महाधिवक्ता। आगे है, भारत का प्रथम महान्यवादी कौन है? तो MC सीतलवार। प्रथम महान्यवादी कौन बने थे? तो MC सीतलवार। भारत सरकार को कानूनी विषय पर परामर्श कौन देता है? तो महान्यवादी। भारत सरकार कानूनी विषय पर परामर्श महान्यवादी देते हैं। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? भारत के महान्यवादी, जो जिसकी चर्चा अनुच्छेद कितना में है? तो 76 में। भारत का एक महान्यवादी, अनुच्छेद 76। आगे देखते हैं, कहते हैं भारत का महान्यवादी किसका विधि सलाहकार होता है? भारत का महान्यवादी किसका विधि सलाहकार होता है? तो भारत सरकार का विधि सलाहकार होता है। राष्ट्रपति द्वारा महान्यवादी को सौंपे गए कार्य में कौन कौन है? तो यहाँ देखते हैं, पहला है भारत सरकार से संबंधित मामला को लेकर उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश होना, ठीक है। दूसरा है संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति की ओर से उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना। तीसरा है कि सरकार से संबंधित किसी मामले में उच्चतम न्यायालय में सुनवाई का अधिकार, ये है इसका कार्य होता है महान्यवादी का। तो आगे देखते हैं, क्वेश्चन है, अनुच्छेद 76 के 4 के अनुसार महान्यवादी किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा? तो ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं महान्यवादी का चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति एक महान्यवादी का चुनेगा, नियुक्त करेगा, अनुच्छेद 76 में। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है कि भारत के महान्यवादी को संसद के दोनों सदन में बोलने का, कार्यवाही में सम्मिलित होने का, किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार है, परंतु वोट देने का अधिकार नहीं है। महान्यवादी संसद के दोनों सदन में बोलने का, कार्यवाही में सम्मिलित होने का अधिकार है, किसी भी संसदीय कमेटी में सदस्य बन सकते हैं, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं है। आगे है, सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? तो ये महान्यवादी का अधीनस्थ है। सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? ये महान्यवादी का निचले होता है, अधीनस्थ होते हैं। कहेंगे वर्तमान में सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो अभी वर्तमान में है तुषार मेहता। और कहेंगे भारत के वर्तमान में महान्यवादी कौन है? तो ये महान्यवादी के वेणुगोपाल नहीं है, ये अभी है आर वेंकट रमनी, 16वां आर वेंकट रमनी है, ये 16वां है। आगे देखते हैं, याद रखा जाए, आर वेंकट रमनी 16वां है। महान्यवादी का पद संविधान का अनुच्छेद 76 के अंतर्गत एक संवैधानिक पद है, जबकि महाधिवक्ता का पद संवैधानिक ना होकर मात्र वैधानिक है। महाधिवक्ता का पद क्या है? तो एक वैधानिक है। आगे क्वेश्चन है, आगे देखा जाए, आगे है, भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? तो वीर नरहरि राव। भारत के प्रथम और नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन थे? तो वीर नरहरि राव थे। लेकिन कहेंगे वर्तमान में कौन है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक? तो संजय मूर्ति। वर्तमान में अभी संजय मूर्ति है, लेकिन प्रथम कौन थे? तो वीर नरहरि राव। कहेंगे राज्य सरकार को कानूनी विषय पर कौन परामर्श देता है? राज्य सरकार को कानूनी विषय पर परामर्श कौन हो देते हैं? तो महाधिवक्ता। राज्य सरकार कानूनी विषय परामर्श महाधिवक्ता। संसद की लोक सेवा समिति की बैठक में कौन उपस्थित रहता है? तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ये जो है संसद के लोक सेवा समिति में उपस्थित रहता है। आगे, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को पद का सृजन किसके द्वारा किया जाता है? तो संविधान द्वारा। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का जो
पद का सृजन किसके द्वारा? संविधान द्वारा। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? तो ये 6 वर्ष का होता है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यकाल किसके कितना होता है? तो ये 6 वर्ष का होता है। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक किसका मार्गदर्शक होता है? तो लोक लेखा समिति का मार्गदर्शक होता है। लोक लेखा समिति जो जानते हैं, संसद में गठन होता है, 22 को होता है, 15 7 होता है, 15 लोकसभा, 7 राज्यसभा से होता है। आगे देखते हैं, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक को लोक निधि का मुख्य अभिभावक कहा जाता है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को लोक निधि का मुख्य अभिभावक कहा जाता है। आगे देखते हैं, कहते हैं राज्य और केंद्र सरकार के सभी खर्चों का वित्तीय जांच कौन करता है? राज्य और केंद्र सरकार के सभी खर्चों का वित्तीय जांच कौन करता है? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। नियंत्रक महालेखा परीक्षक के पेंशन और भत्ते किस पर आधारित होते हैं? किस पे आधारित होता है? भारत के संचित निधि से उसे दिया जाता है। आगे हैं, भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक संबंधित अनुच्छेद। ये देखते हैं इसका अनुच्छेद में क्या क्या है। कहेंगे नियंत्रक व महालेखा परीक्षक संबंधी अनुच्छेद है अनुच्छेद 148। महान्यवादी का अनुच्छेद देखे थे, महान्यवादी का अनुच्छेद 76 में है, लेकिन ये नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का अनुच्छेद है 148। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति और पद मुक्ति का संबंधित अनुच्छेद 148 में है। भारत में एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा। 149 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्य एवं शक्तियाँ, मतलब क्या का जो है कार्य एवं शक्ति क्या है, 149 में। 150 में संघ और राज्यों के लेखा प्रारूप के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह, 150 के तहत वो राष्ट्रपति को सलाह देगा संघ और राज्यों के लेखा प्रारूप के संबंध में। 151 में है अंकेक्षण प्रतिवेदन, रिपोर्ट देना, 151 में है रिपोर्ट देना। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अवकाश प्राप्ति के पश्चात कोई भी सरकारी पद धारण नहीं कर सकते हैं। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अवकाश प्राप्ति के पश्चात कोई भी सरकारी पद धारण नहीं कर सकते हैं। ये आज का टॉपिक था, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, महान्यवादी, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। महान्यवादी की चर्चा अनुच्छेद 76 में था और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का है 148 में। ये भारत का एक विधि अधिकारी है, विधि सलाहकार देता है। कैसा लगा? लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आगे पीछे वीडियो भी इससे पहले अपलोड कर चुके हैं, उसे भी ज़रूर देखें, आपको रिवीजन हो जाएगा 5-10 मिनट में। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।